मैं ये बता रही थी मेरी जो रूममेट थी वो मुस्लिम थी, तो उनका जो बॉयफ्रेंड था वो भी एक मुस्लिम ही था। तो वो क्या करती थी उस वक़्त मैं शायद 15 साल की रही होंगी, क्लास 11 में थे हम लोग, काफ़ी छोटे थे। वो दीदी शायद मुझसे 3-4 साल बड़ी रही होंगी। वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के घर पे ऐसे जाती रहती थी और वहाँ पे 3-4 लड़के रहते थे, मुस्लिम रहते थे। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो मुझे अपने बॉयफ्रेंड के घर पे लेकर के जाएँ और मेरी दोस्ती अपने बॉयफ्रेंड के दोस्तों से कराएँ। हुँ। उन्होंने पूरा जी-जान लगा दिया था। बहुत बार वो अपना फ़ोन रूम पे छोड़ कर के चली जाती थी। मैं शायद उस वक़्त पहली बार घर से बाहर गई थी, मुझे ना बोलना नहीं आता था। ज़्यादा बोलती थी कि मेरा फ़ोन रिसीव कर लो और जिसका भी फ़ोन आएगा बात कर देना, बोलना मैं रूम में नहीं हूँ और सामने वाला कॉल करके बहुत बातें करना चाहता था, अलग तरीके की बातें करना चाहता था। ये जब हुँ। भी मैं रूम पे आई बोलती थी, "आज चलो।" मतलब वो हमेशा मुझे लड़कों के घर पे लेकर जाना चाहती थी जो कि सारे मुस्लिम थे और इनका बॉयफ्रेंड भी वो मुस्लिम भी था, मुस्लिम बॉयफ्रेंड थे वहीं क्या पे खुद? रहता था। हाँ, वो खुद भी मुस्लिम थे। अच्छा, ओके। हुँ। पर मैं नहीं जाती थी, लेकिन इतनी समझ तो थी मुझ में उस समय भी कि ऐसे जाना नहीं है किसी भी लड़के के घर पे ऐसा कुछ। लेकिन मैं ना नहीं बोल पाती थी, तो मैं बहुत बार क्या करती थी, मैं अपने किसी फ्रेंड के हॉस्टल में चली जाती थी या मैं अपने स्कूल के लिए जल्दी निकल जाती थी, कोचिंग के लिए जल्दी निकल जाती थी। इस तरह से मैं एस्केप के बहाने ढूँढती थी, पर वो बहुत प्रेशराइज़ करती थी उस तरह से। हुँ। दूसरी चीज़ ये कि मेरे रूम पे मैंने ना एक माँ सरस्वती का पोस्टर लगाया हुआ था। मैं जब भी रूम से बाहर जाती थी, मेरे दीवार से वो पोस्टर नीचे गिर जाता था। और मैं आकर पूछती थी, "दीदी ये कैसे हुआ?" तो वो बोलती थी, "इसका ग्लू स्टिक नहीं करता है दीवार पे, जैसे ये मत लगाओ, ये तुम मोड़ के रख दो।" और मैं रूम पे रहती थी तो मेरा पोस्टर कभी भी नहीं गिरता था। हुँ। लेकिन जब वो प्रार्थना करती थी तो मैं रूम के एक कोने में शांति से बैठ जाती थी, मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, हमारा डबल सीटर रूम था। लेकिन जब मैं प्रार्थना करती थी तो जब वो नमाज़ वग़ैरह पढ़ती थी तब सॉरी और जब मैं प्रार्थना करती थी तो उस समय उनको फ़ोन पे भी बात करनी होती थी, सारी चीज़ें करनी होती थी। प्लस मेरे बगल के रूम में एक और दीदी थी, वो हम लोगों से काफ़ी बड़ी थी, वो भी मुस्लिम थी। वो और ये दोनों मेरे रूम पे बैठ कर के मेरे प्रेज़ेंस में ऐसी बातें किया करते थे कि अभी कि हर साल कितने लोग मुस्लिम हो रहे हैं, कितने लोग हज पे जा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। इस्लाम कितना अच्छा रिलिजन है। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वो हमेशा बोलते थे कि तुमने कबाब खाया है कि नहीं? कितना टेस्टी होता है। हम जिस शहर में रहते थे, वहाँ के मुस्लिम इलाकों के बारे में बात करते थे और ऐसे बोलते थे कि जब हम ऊपर जाएँगे मौत के बाद, तो सबकी ज़बान अरबी हो जाएगी, कितना मीठा होगा, कितना अच्छा लगेगा। वो इस तरह की बातें बार-बार करते थे और हुँ। लड़कों से दोस्ती कराने की बहुत कोशिश करते थे, जिस ट्रैप में मैं आई नहीं, पर मुझे लगता है कि लड़कियाँ आ सकती हैं, स्पेशली उस उम्र में। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात सही है और यही चीज़ तो हम बोल रहे हैं ना। अब ये हुँ, ध्रुव राठी जैसे लोगों को ये सारी चीज़ें जो है ना मालूम होते हुए भी ये नहीं बोलेंगे। हुँ। और शायद इसमें कल्चर वाली बात नहीं है, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि कल्चर वाली सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो 15 साल की उम्र होती है, 16 साल की उम्र होती है, उस समय हम इतने छोटे होते हैं, हमारी समझदारी इतनी नहीं होती है, हम ईज़िली किसी की बातों में कन्विंस हो सकते हैं। हाँ, एक एक चीज़ है कि बचपन से जो मोरल्स हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं, घर पे जो संस्कार दिए जाने चाहिए, पर उसके बावजूद वो उम्र ऐसी होती है ना, जहाँ पे स्पेशली जो टीनेजर्स हैं, उनको कन्विंस करना शायद बहुत ईज़ी होता है, उनको मैनिपुलेट करना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। टीनेज और मैंने कई बार ये बात बताई है कि टीनेज हुँ, ऐसी एज है जहाँ पे एक इंसान को एक एक उस बच्चे को किसी तरीके से भी मोल्ड किया जा सकता है। जी, तो पेरेंट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। जी, ये तो बात बहुत है शुक्रिया और जयश्री शायद जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एंड आई एम श्योर ये कई सारी लड़कियों के साथ और लड़कों इनफैक्ट लड़कों के साथ भी जो कॉलेज विलेज जाते हैं या ऑफिसेस में जाते हैं उनके साथ ये चीजें होती है। सो अभी आप लोगों के सामने क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल पे होती थी तो आपको लगा रहेगा कि सिर्फ मेरे साथ हुई, जी, बाकी किसी के साथ हुई, उसको लगा सिर्फ मेरे साथ हुई। लेकिन अब ये कलेक्टिवली लोगों को पता चल रहा है कि भाई ये तो सबके साथ होता था। तो एटलीस्ट जी, अभी आप लोगों को सुधरना चाहिए, सुधरना इन द सेंस कि आपको अपने जो बच्चे हैं या जितने इससे ऐसी चीजें होती है, आप इससे बच के रहो और उसकी वजह ये है। जी। थैंक यू सो साहिल वेरी जी मच। एक और चीज़ मुझे एक और चीज़ बतानी थी। हमारे हॉस्टल्स में एक्चुअली 4-5 मुस्लिम्स ही रहते थे, पर सारे मेरे रूम के अराउंड ही रहते थे वहाँ पर।
तो एक आपकी मेरे और नसीब कुछ ही और खराब मुस्लिम्स। जी? आपकी नसीब ही खराब थी। जी, ऐसा हो सकता है। तो और एक और एक्सपीरियंस मेरा था, उसमें 2 और मेरे फ्रेंड्स थे, नाज़िया और सुम्बुल, ये लोग, वो लोग काफ़ी अच्छे थे, लेकिन हमारे यहाँ छठ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और हमारे लिए बहुत, हमारे मन में उसके लिए रिस्पेक्ट होता है। तो मैं घर से छठ के लिए उसका प्रसाद सबके लिए लेकर आती थी। जब मैं उनको देती थी, तो मैं पूछ के देती थी कि खाना हो तभी लेना, तुम नहीं लोगे तो मैं बुरा नहीं मानूँगी, लेकिन लेकर नहीं खाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने हुँ, 1-2 बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि मैंने उनको प्रसाद दिया है और मैं दे के चली गई हूँ, और चूँकि हमारा डस्टबिन कॉमन था, बाद में मैं डस्टबिन यूज़ करने गई हूँ, तो मुझे वो प्रसाद डस्टबिन में मिला है। तो ये तो ये चीज़ें भी हुई हरकत हैं। ये हरकत तो मैं खुद अपनी बात बता सकता हूँ कि मैं खुद भी ये करता था। क्योंकि देखिए ये जो रिलीजन है ये आपको एकदम ज़ॉम्बी बना देता है, कट्टर जी, बना देता है। तो अब जी। प्रसाद खाना नहीं है। अब क्या होता है ना, मैं क्यों करता था मैं बताता हूँ, और ये चीज़ मैंने बताया है, मेरे इंटरव्यूज़ में ही बताया। अभी जैसा मैं ऑफिसेस में काम किया हूँ, मल्टी कल्चर्ड ऑफिस, वहाँ पे सारे लोग होते हैं, हिंदू, मुस्लिम और क्या कहते हैं, क्रिश्चियन, सब होते हैं। और वो मैं जिस ऑफिसेस में काम किया वहाँ कैसा कुछ भी फेस्टिवल्स होता था तो सेलिब्रेट हुँ, करते थे। दिवाली है या कुछ भी है, अब हिंदूज के तो आए दिन फेस्टिवल होने के, हुँ, तो अब उधर कुछ पूजा ईजा किए और प्रसाद लेके आए। तो मैं क्या करता था कि मैं जब देखता था, और मेरी तभी इतने सीने तक की दाढ़ी, और वो जीन्स भी पहन रहा हूँ, अपने को स्टाइल भी करने का था, लेकिन अब वो कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी है। अपन वो जुब्बा पैजामे वाले मोमिन नहीं थे, 24 नंबर हुँ, अपना ये तबलीगी वाले, अपन थे अहले हदीस। अहले हदीस में एक आदमी बिना टोपी के ज्यादा रहता है और जीन्स वीन्स सब पहनता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको टकने के ऊपर नीचे जो क्या कहते हैं उसको, एंकल है, एंकल के ओके। ऊपर आपके कपड़े होना चाहिए। तो आप जीन्स पहन रहे, फॉर्मल पहन रहे, तो वो तुम्हारा जो नीचे की जो पैंट है या जीन्स है वो एंकल के ऊपर है। तो दाढ़ी इतनी बड़ी, एंकल लेंथ की जीन्स या आपकी फॉर्मल पैंट। अच्छा, उसमें क्या होता था कि मैं क्या करता था, जब इस तरीके से मैं देखता था कि भाई ये जो अपने कलीग्स है ये पूजा जा करके ये लोग अभी प्रसाद अपने पास लेके आ रहे हैं, तो खा तो नहीं सकते, हराम है, शिर्क के रमजे में आ जाता है। और अल्लाह साफ साफ कुरान में कहता है कि भाई अल्लाह के सिवा किसी और का नाम अगर लिया गया है तो आप नहीं खा सकते, हराम है वो खाना। तो मैं देखता था कि भाई ये प्रसाद लेके आ रहा है, तो मैं क्या करता, चुपचाप वहां से कल्टी मार लेता था अपने डेस्क पे से। कि मैं, अगर मतलब आपको एक नहीं गिल्टी खाना है, फील ये होता आपका था। पर्सनल बिलीव हो सकता है। अगर मुझे कोई हाँ, बोले कि मैं प्रसाद नहीं खाऊँगा, तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी बुरी नहीं लगेगी, उनका वो नहीं अपना नहीं, फेथ है। पर हाँ ठीक है, लेकिन जी। मैं कह रहा हूँ कि मुझे मुझे ये गिल्टी फील होता था कि अगर मैं इसको मना कर दूंगा तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसको अच्छा, बुरा हाँ, ये लगेगा कि चीज़ हो सकती है। हाँ ये स्ट्रीम यार्ड तो फट गया है मेरे ख्याल से। जी। हाँ, तो मुझे ये लगता था कि यार इसको बुरा लगेगा, इससे अच्छा है कि रुको ही मत, यहाँ से कल्टी मार लो। अच्छा। तो मैं वहां से डेस्क पे से निकल जाता, लेकिन बहुत बार क्या होता था, काम में बिजी है, मालूम नहीं पड़ता था, सामने वाला आया और उसने दे दिया प्रसाद, तो वो प्रसाद में जी। लेके रख लेता था। और फिर थोड़ी देर के बाद देखता यहाँ वहाँ कोई नहीं है तो उसको डस्टबिन में डाल देता था मैं भी। ले अच्छा। इसलिए लेते थे कि अब नहीं बोलना मतलब एक ऐसा है कि यार सामने वाले को बुरा लगेगा, लेकिन खा भी नहीं हुँ, हुँ। सकते। तो प्रॉब्लम जो है ना, ये कट्टरता जो है, ये ज़ॉम्बी ये बनाने की जो बुनियाद है वो इस्लाम है, उसकी वजह जी। इस्लाम है। इस वजह से हमने ये जो एक्टिविज्म स्टार्ट किया है, ये इसी वजह से किया है कि लोगों को बताया जाए कि भाई इस रिलीजन में कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम है, या इस कल्ट कल्ट में क्या क्या गंदगियां हैं। समझिए आप अभी। जी, जी, साइड बाय। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।
जी, थैंक यू साहिल भाई, आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपके बहुत सारे स्ट्रीम्स देखे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। जी, आप भी। भगत सिंह भाई कह रहे साहिल भाई ये कैसा खुदा है का शॉट बनाए। हाँ, तो मैं हमारे जो एडिटर है उनको बोलूंगा ये बात। पायलट वाला कह रहे हैं जो आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं वो भी टीनेजर होते हैं, उनके कल्चर में सिखाया जाता है कि कन्वर्ट करो। अवेयरनेस एंड बीइंग अ फ्रेंड टू योर चाइल्ड वेयर ही और शी कैन टॉक टू यू इज द ओनली वे आउट। एग्जैक्टली, आपके बच्चे आपकी दोस्त की तरह होना चाहिए, सो दैट आप उनको प्यार से, प्रेम से आप उसके उनके साथ सारी बातें कर सको। तो आप वो होता है ना कि कभी कभी इंसान शर्माता है अपने बच्चों से कि यार मैं कैसे बच्चों से बात करूं ये सब। तो वैसा ना देख, शर्माए नहीं, बल्कि जैसे कि पायलट वाला साहब ने कहा है, बी अ फ्रेंड एंड शेयर विद देम ऑल द एक्सपीरियंसेस। और सारी चीजें आप उनके साथ बताइए, शेयर करिए। आदर्श चौधरी कह रहे हैं मैम एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम सुनने के बाद भी अगर आपके मन में सिंपैथी हो रही है तो हार्ड फीलिंग कब आएगी, जब वो अपना गला काटेंगे तब। थैंक यू सो वेरी मच आदर्श भाई। शुभ्रा बैनर्जी नेक्स्ट मूवी बंगाल फाइल्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्शन डे, ममता बनर्जी इज ऑलरेडी क्राइंग, डायरेक्टर एंड टीम गेटिंग डेथ थ्रेट्स। उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जानी चाहिए और जो भी मूवी है बेस्ड ऑन द फैक्ट बनाना चाहिए, बिकॉज मूवी एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों को हकीकत बताने का। देवेंद्र जी, साहिल तुम्हारी मराठी, तुम्हाला मराठी बोलता येते का? देवेंद्र भाई, मुझे समझ में आती है मराठी पूरी, आई मीन 90%, बोलने में थोड़ी दिक्कत है। पवन शर्मा, थैंक यू सो वेरी मच। ऋषभ रैना भाई, भाई आज आपसे और हजरत एडम से बात करनी है। हजरत एडम साहब तो अभी मेरे ख्याल से आराम कर रहे होंगे, आप मुझसे बात कर सकते हैं थोड़ा। ये एक 3-4 कॉलर है और फीमेल, इनके बाद फिर हम मेल हजरात को मौका। चित्रा शर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमस्ते हेलो। साहिल भाई। नमस्ते। हेलो। हाँ, ये ना पहले तो मैं आपको और एडम भैया को बहुत अप्रिशिएट करूँगी, सच में इतने खतरनाक लोगों से आप लोगों का पाला पड़ता है। और आप लोग कितने आपको तो मैं देखती हूँ, आप बहुत दुष्ट हो, पता है, आप हँसते रहते हो और ना सारे मज़े लेते हो। और सारे जो लड़ाई सारी लड़ाई एडम भैया लड़ते हैं, उसके बाद उनको भी मज़े आते हैं। जिसमें सदफ़ वाली फाइट जो इस सैटरडे को हुई थी, उसको तो हम्म। सुन के इतनी हँसी आई, रात में मैं 2 घंटे तक फिर सोई भी नहीं क्योंकि इतना हँसी आ रही थी। मैंने कहा यार क्या चल रहा है ये? ख़ैर मैं आपको बोलूँगी ये मतलब मुस्लिम्स लोगों के लिए है कि इन लोगों को देखिए अभी आज के डेट में हर नॉर्मल इंसान को भी कम से कम 2 से 3 लैंग्वेजेज़ आती है। कम से कम हिंदी से इंग्लिश और तमिल इंग्लिश, तेलुगु इंग्लिश इस तरह से आती है। इन लोगों को नहीं लगता कि ये इतना लैंग्वेज से ही ये स्कैम चालू हो जाता है कि अल्लाह को सिर्फ़ अरबी भाषा आती है और कोई भाषा हम्म। नहीं आती। एक नॉर्मल इंसान भी कम से कम 2 भाषाएँ बोल लेता है, लेकिन इनके मतलब जो अल्लाह हैं, उनको सिर्फ़ अरबी आती है। और दूसरा जो है वो गर्ल्स से रिलेटेड है कि जैसे सॉरी फॉर माय वर्ड्स बट इन लोगों का जैसे एफजीएम होता है, हलाल वो खतना जो होता है, उसमें हम्म। क्लाइटोरिस और लेबिया के कुछ पार्ट्स रिमूव कर दिए जाते हैं, जिससे हम्म। इन लोगों को कभी भी प्योर सैटिस्फैक्शन इनको तो नहीं मिलता है, इनके हम्म। जेंट्स को भी नहीं मिलता है। हम्म। और इसी की वजह से आप देखिए कि वो ज़्यादातर हिंदू लड़कियों को या दूसरे रिलीजन की लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज़ दे हम्म। नो कि मतलब दे कैन गेट दैट प्लेज़र विथ अदर रिलीजन गर्ल्स एंड दे हम्म। कैन नॉट गेट विद देयर फीमेल काउंटर पार्ट्स इन मुस्लिम रिलीजन। तो हम्म।
उसके बाद लेकिन ये लोग इसी बात में खुश हो जाती हैं कि वो लोग उनको कन्वर्ट करवा रहे हैं। वो ये नहीं समझती कि अ, वो लोग जो है तो बेसिकली अपना प्लेजर लेकर इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। बिकॉज़ मेरी पहचान में 1-2 मुस्लिम लड़के थे जिनके तकरीबन कैसे बोलूँ मैं 100 से 150 हिंदू गर्लफ्रेंड्स होंगी। उन लोगों ने मतलब ट्राई तो नहीं किया उनको कन्वर्ट करने के लिए, मैं जितना मुझे मुझे आइडिया नहीं है कि कोशिश की है या नहीं। बट हाँ, वो लोग कभी भी फीमेल मुस्लिम से रिलेशन बनाने में इसलिए भी इंटरेस्टेड नहीं होते थे बिकॉज़ दे न्यू कि they won't be able to derive the physical pleasure with Muslim females. तो ये मतलब अच्छा, इनके मैं जो एक चीज बता दूं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर एफजीएम वाली स्ट्रीम आपने देखा है, इंडिया की जो मोस्टली जो फीमेल्स है उनकी खतना नहीं होती है, बिकॉज दे बिलोंग टू दिस सेक्ट्स वेरिन ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। इसी वजह से जो इंडियन मुस्लिम्स है या इंडियन फीमेल्स है, जब इनके सामने हम एफजीएम की या स्पेसिफिकली द फीमेल सर्कमसिजन की बात करते हैं तो दे गेट शॉक। वो लोग कहते हैं अरे ये क्या बोल रहे हो यार, लड़कियों की थोड़ी ना खतना होती है। क्योंकि उनके मजहब में, उनके फिक में खतना जो है वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। ये मोस्टली आपको जैसा इधर के स्टेट से अफ्रीका अफ्रीका के जो हमने डेटा प्रेजेंट किया था वहां पे होती है, क्योंकि दे फॉलो सेक्ट वेर इन इट इज ऑब्लिगेटरी। जैसे शाफई मसलक में ऑब्लिगेटरी है, और इंडिया में जो खतना होती है फीमेल्स की, इट्स मोस्टली डन बाय बोरीज। बोरा कम्युनिटी जो है इनकी फीमेल्स की खतना होती है। बाकी नॉर्मल जो सुन्नी मुसलमान है उनकी खतना नहीं होती है, फीमेल्स की, मेल की होती है। सो दैट इज वन थिंग। सो बिकॉज वी हैव टू बी ऑनेस्ट, वी हैव टू बी ट्रू। अब पता नहीं आपके दोस्त लोग जो है, जो भी है, उनको कौन सी बोरी का औरतों के पास जा रहे थे वो, या बोरी खुद है, आई डोंट नो। ओके। और फिर जो है एक इसमें लेडीज़ के लिए एक और स्कैम देखो आप कि पर्दा का है कि देखिए इन लोगों से तो कह दिया जाता है कि आप पर्दा करो, लेकिन उसके बाद मतलब हलाला के नाम पर और दूसरे कस्टम्स के नाम पर मतलब जेंट्स को ही सारे राइट्स हैं उनकी बॉडी पे, तो फिर उनके पर्दा करने का मतलब क्या हुआ? आई मीन वो तो फाइनली उनकी वो जैसे कहते हैं ना डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, और वो डिग्निटी तो रहती ही नहीं है जो भी कस्टम्स और रिचुअल्स हैं। तो फिर ये लोग खुद से कोशिश क्यों नहीं करती हैं कि कम से कम इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करें? नॉट दैट कि हिंदुइज्म एक्सेप्ट करें, इट्स जस्ट दैट कि कम से कम इस तरह की थिंकिंग तो रखें कि यार अगर हम अभी आज की डेट में फंस गए, जैसे आप लोग हो, आप लोग कितने साल चैनल चला रहे हो, तो लोग अभी अवेकन कर रहे हैं, उसके बाद तो फिर इन लोगों को फिर उसी डार्क में रहना है। आज अगर निकल जाएंगी तो बच भी सकती है, कल को नहीं निकल पाई तो फिर इन लोग तो कभी नहीं निकल पाएंगी इतनी खतरनाक चीज से। राइट। आपकी बात बिल्कुल सही है कि मोमिनाओं को इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, और आपको ये भी खुशी होनी चाहिए कि कई सारी मोमिनाएं निकल रही है। स्ट्रीम्स में आप देखिए, हमारी स्ट्रीम में कई सारी महिला जो है आती है और वो कहती है कि हमने छोड़ दिया, हमने आपका सुना, हमने आपका सुना, हमने छोड़ दिया। तो एक्चुअली कैसा है ना कि पर्सपेक्टिव देना बहुत जरूरी होता है। मोमिनाओं को या मोमिन को जब एक पर्सपेक्टिव आप देते हो कि भाई इस वजह से गलत है, या इस वजह से हम कहते हैं कि आपके ऊपर जो है वो जुल्म हो रहा है या आपको नीचा दिखाया जा रहा है, तब जाके उनको समझ में आता है कि हाँ यार ऐसा है, और उसके बाद फिर छोड़ देती है। तो भाई हम तो हमारा काम कर रहे हैं, आप लोग शेयर करने का काम करते रहिए। वी होप कि आगे सालों में, कुछ सालों में, जो अभी ये स्लोली बाहर निकल रहे हैं वो काफी स्पीड में बाहर निकलेंगे।
ठीक है सर, मुझे बस यही कहना था। बाकी आप लोगों को सुन के मुझे बहुत हंसी भी आती है, आप लोग कैसे कैसे लोगों से रोज डील करते हो। और मतलब सच में कोई और होता तो पागल हो चुका होता। आप लोग अपने दिमाग का और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। एक ठीक दो है। स्ट्रीम जिस दिन होती है मोमिनो वाली, उसके बाद 2 दिन संभलने के लिए लगता है मुझे। नहीं, आप लोग थोड़ा ना अब काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट से भी मिलो, अरे पता नहीं हमसे कब बड़ा जरूरत पड़ काउंसलर जाए। कौन होगा? मेरे को एक बात बता, हमसे बड़ा काउंसलर कौन होगा दुनिया में? डॉक्टर को भी तो इलाज की जरूरत पड़ जाती है। मुझे तो लगता है हाँ। आप लोगों को सही में, मैं तो सुनती हूँ तो मुझे लगता है मैं ही पागल हो जाऊंगी। फिर बेचारे एडम जब चिल्लाते हैं तो मुझे लगता है ये भगवान इनकी क्या दशा हो गई है। सदफ का आप बता रही थी, सदफ वो सैटरडे आई, उसने नॉन स्टॉप गाली दी। फिर वो नहीं परसों सर, वाली देखिए स्ट्रीम में मैं आई। परसों वाली स्ट्रीम भी मैंने सुनी थी। मैं एक्चुअली वो लेडी है तो बोलना नहीं चाहती थी। बस एक ये छोटी सी बात बोलूंगी, फिर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं बताती हूँ मेरी बहुत छोटे थे हम लोग जब एक मोहल्ले में ना हमारे यहाँ पे एक लेडी रहा करती थी, उनके 4-5 बच्चे थे। तो कोई उनसे बात नहीं करता था क्योंकि उनका पास में बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके बच्चों का और हम लोगों का कुछ हो गया, झगड़ा हो गया। तो उनकी मदर मेरे घर पे लड़ने के लिए आई। तो मेरी मम्मी की थोड़ी बहुत लड़ाई तो हुई होगी, मेरी मम्मी ने कहा निकलो यहाँ से तुम। दरवाजे पे ही खड़ा करा और कहा निकलो यहाँ से तुम। फिर मम्मी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और मम्मी ने मुझसे बोला आज हमको बहुत अफ़सोस है और बहुत शर्म आ रही है कि तुम्हारी वज़ह से ऐसी औरतों से हमको डील करना पड़ रहा है। अगर आज तुमने इनके बच्चों से दोस्ती ना की होती, ना तुमने इनके बच्चों से ऐसे बात की होती ना, तो इसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि मेरे घर पे आके इस तरह से बात करती। मैं बोलूँगी आप लोग ना थोड़ा मतलब सदफ मैडम से तो ना गाली-गलौच में बचो, क्योंकि ना आपको नहीं पता ना वो कौन से मोहल्ले से आती हैं, किस लेवल की लेडी है। आप लोग भी हम्म। जब ऐसी बात करोगे तो आप लोग तो नेशनल टेलीविज़न पे जाते हो। इसका क्या है, ये हम्म। तो 2-3 स्ट्रीम्स में आएगी फिर अल्लाह-अल्लाह करते भाग जाएगी। आप लोगों का नाम खराब होगा। नेशनल टेलीविज़न हम्म। पे भी लोग अगर सुनेंगे तो यही कहेंगे कि ये लोग भी गाली-गलौच करते हैं। ऐसे लोगों हम्म। किसी की बात को क्या मानना। हम्म। तो मैं तो नहीं समझती कि इतना मुँह लगना चाहिए। आती है ना तो गाली बकनी दिया करो और निकाल दिया करो। कोई मतलब नहीं है हम्म। ऐसे लोगों के मुँह लगने का। चलिए सर ठीक है, मैं बहुत जाती बहुत हूँ। शुक्रिया जुड़ने के लिए चित्रा जी।